आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग 15 दिनों से जारी है। अभी भी मौत का यह खेल रुकता नजर नहीं आ रहा है। 15 दिन हो गए लेकिन जंग जारी है। युद्ध विराम का ऐलान हो गया लेकिन जंग जारी है। दोनों देश शांति के लिए समझौते पर मान गए लेकिन जंग जारी है। जंग के साग में जब सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, ऐसा लग रहा है कि कुछ बचेगा ही नहीं, सब तबाह हो जाएगा। दोनों देश एक दूसरे को मचाने पर लग गए हैं। दोनों एक दूसरे पर खतरनाक मिसाइल दाग रहे हैं। बारूद हवाओं में खुला है। इस भीषण जंग में भारी तबाही जारी है। दोनों देशों को मिलाकर देखें तो अब तक 25,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। वैसे तो ब्लास्ट रोज हो रहे हैं, लेकिन नागोर्नो काराबाख के वॉर जोन में हाल में हुए 2 ब्लास्ट ने हड़कंप मचा दिया। चारों ओर बर्बादी की तस्वीर दिख रही है। आर्मेनिया के मिसाइल अटैक से अजरबैजान को भारी नुकसान पहुंचा है। कई इलाकों में भारी तबाही हुई है। अजरबैजान ने भी आर्मेनियाई सेना पर ड्रोन से खतरनाक अटैक किया। आर्मेनिया की सेना ने गाड़ी और बंकर को तबाह कर दिया। ड्रोन अटैक में आर्मेनिया के कई सैनिक मारे गए। आर्मेनिया के तोपखाने भी नष्ट हो गए। अजरबैजान के रक्षा मंत्रालय ने हमले का वीडियो जारी किया है। ये तस्वीर देखिए। पल भर में जोरदार धमाके के साथ अजरबैजान का टैंक तबाह हुआ। इस टैंक पर हमले का आरोप अजरबैजान ने आर्मेनिया पर लगाया और कहा कि समझौते के बावजूद आर्मेनिया हमला कर रहा है। इसके लिए बाकायदा अजरबैजान के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो भी जारी किया है। उधर अजरबैजान और आर्मेनिया की जंग को रोकने की कोशिशें अभी भी चल रही हैं। इसमें रूस सबसे आगे खड़ा है। रूस के प्रयासों को ईरान ने समर्थन दिया है और कहा है कि ईरान भी युद्ध रोकने के पक्ष में है। युद्ध तुरंत रोका जाना चाहिए। और इस युद्ध की वजह से सड़कों पर लाशें बिखरी पड़ी हैं और अजरबैजान की ओर से हमजा डिवीजन के आतंकी लड़ने के लिए आ गए। 15 दिन हो गए लेकिन मौतें नहीं रुकी। आधा महीना बीत गया लेकिन लाशों की गिनती नहीं रुकी। युद्ध के मैदान में सूनी सड़कें हैं, सड़कों पर लाशें हैं, मौत है, सन्नाटा है और आसमान में बारूद की दुर्गंध है। दुर्गंध में खौफ है, अपनों के खोने का खौफ, दुश्मनी जारी रखने का खौफ, आशियाने पर गिरते बम का खौफ, गोली चलने का खौफ, कलेजा बैठा देने वाला डर है। ये जंग की तस्वीरें देखकर किसका कलेजा मुंह को नहीं आ जाएगा। जंग की ये भयानक तस्वीरें सामने आई हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, सैकड़ों आर्मेनियाई सैनिकों की लाशें सड़क पर बिखरी पड़ी हैं। ये तस्वीरें इतनी भयावह, विभत्स हैं, डरावनी हैं कि हम आपको स्क्रीन धुंधली करके भी नहीं दिखा सकते। युद्ध की इस विभीषिका को दिखाने के लिए धुंधली स्क्रीन करके दिखाना जरूरी है। जंग से किसी का फायदा नहीं होता। मौत का देवता खुश हो जाता है बस। इस जंग में दोनों देशों के पड़ोसियों ने मदद कर युद्ध और भयंकर कर दिया। खासकर अजरबैजान के मित्र राष्ट्रों ने। अजरबैजान की ओर से भारी तबाही मचाई गई। तुर्की ने समर्थन किया, आतंकी भेजे, युद्ध को और विनाशक मोड़ पर ले आया। अभी हाल में जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसमें भाड़े पर नागोर्नो काराबाख की सीमा पर तैनात किए गए सीरिया के हमजा डिवीजन के आतंकी भी शामिल हैं। ये वीडियो अजरबैजान की ओर से सामने आया है। इसमें तुर्की के कहने पर सीरिया के हमजा डिवीजन के आतंकी आर्मेनिया के सैनिकों पर लगातार गोलियां बरसा रहे हैं। मौत का खेल चल रहा है। ये जंग कैसे रुकेगी कुछ नहीं पता। कल ही समझौता हुआ, दोनों देश युद्ध विराम पर मान गए, जंग रोकने पर सहमति जता दी, लेकिन कुछ ही देर के बाद जंग फिर शुरू हो गई। मतलब मॉस्को में हुआ समझौता काम नहीं आया, लेकिन जंग नहीं रुकी तो दुनिया अभी और बर्बादी देखेगी। और इधर पाकिस्तान और चीन दोनों एलएसी और एलओसी पर साजिशें रच रहे हैं। पीएलए की ओर से 60,000 सैनिक एलएसी पर तैनात हैं और पाकिस्तान ने करीब 300 सैनिक एलओसी सीमा पर तैनात कर दिए हैं। भारत के दोनों पड़ोसियों ने नाक में दम कर रखा है। दोनों देशों के मक्कार और दुष्ट हुक्मरान हमेशा अपनी गंदी साजिश में लगे रहते हैं। चीन अभी भी सीमा पर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वो लगातार एलएसी पर तैनाती बढ़ाए जा रहा है। अभी फिलहाल जो सूचना मिली है उसके मुताबिक पीएलए के 60,000 सैनिक अभी भी सीमा पर मौजूद हैं। उधर पाकिस्तान के साजिश खान लगातार साजिश रच रहे हैं। पाकिस्तान के इमरान खान और टेरर कंपनी के कमांडर ने एलओसी पार 300 सैनिक तैनात किए हैं। ये सभी सीज फायर करते हैं और घुसपैठ के फिराक में रहते हैं। खबरें हैं कि सीमा पार फिर से कई लॉन्च पैड सक्रिय किए गए हैं। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को इसकी पक्की जानकारी मिली है। दोनों देश भारत की सीमाओं पर साजिश रच रहे हैं। इमरान तो ड्रैगन से आगे निकल गए हैं।
वो तो ये सब कुछ करके पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ भी बना रहे हैं। कराची में मौलाना आदिल की गोली मारकर हत्या की गई। कराची में हुई इस मौलाना की हत्या का इल्जाम पीएम इमरान ने सीमा पार भारत पर लगाया है और कहा है कि पाकिस्तान में हत्या के जरिए दंगा भड़काने की साजिश भारत रच रहा है। इमरान झूठे आरोप लगाकर पाकिस्तान के अवाम का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। उधर खान साहब की गद्दी भी खतरे में है। सेना ने उन्हें पद छोड़ने पर अल्टीमेटम दे दिया है। सेना के इशारे पर चल रहे इमरान खान को जनरल बाजवा ने कुछ वक्त के लिए और भरोसा देने की कोशिश की है। इससे भी साबित हो गया है कि कैसे खान साहब सेना के मोहताज हैं, क्योंकि इमरान खान को बाजवा ने अपने बयान से फिर कठपुतली खान साबित कर दिया है। सैन्य अकेडमी परेड में कठपुतली खान पर जनरल बाजवा ने कहा कि इमरान खान को पाकिस्तानी सेना का समर्थन है और पाकिस्तान में सेना लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करेगी। पाकिस्तानी सेना की सभी कार्यवाही संवैधानिक है। और चीन अब इतना डर चुका है कि सेना के तीनों विंग्स वॉर ड्रिल पर उतर आए। देखिए दुनिया को डराने वाला ये फर्जी ड्रिल। चीन और पाकिस्तान एलएसी से लेकर एलओसी तक लकड़बग्घे की तरह हिंदुस्तान के शेर को घेरने की साजिश कर रहे हैं। कंगाल पाकिस्तान भी इस खेल में उछल कूद कर रहा है। हिंदुस्तान को फर्जी डर दिखाने के लिए ड्रैगन ने एक बार फिर से फर्जी वॉर ड्रिल कर रहा है। हद तो यह है कि इस वीडियो में वो फर्जी टारगेट सेट कर रहा है और हमले भी फर्जी कर रहा है। यानी ड्रैगन का फर्जीवाड़ा एक बार फिर दुनिया के सामने है। पीएलए गुआंगडोंग आइलैंड पर युद्धाभ्यास कर रही है। इस ड्रिल का मकसद वैसे तो हिंदुस्तान को गीदड़ भभकी देने का है, लेकिन असल खेल ताइवान को घेरने का है, क्योंकि ये ड्रिल ताइवान बॉर्डर पर की गई। ताइवान के तेवर से ड्रैगन की एक घबराहट है कि चीन की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स सब के सब मैदान में उतर गए हैं और वॉर एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये पहली बार है जब सेना के तीनों विंग ने एक साथ अभ्यास किया और ताइवान के साथ चल रही तनातनी के बीच उसे डराने की नाकाम कोशिश की गई। गुआंगडोंग आइलैंड पर किया युद्धाभ्यास, ताइवान के सीमा पर की गई वॉर ड्रिल, चीनी सेना के तीनों विंग एक साथ उतरे। J-15 के साथ किया मॉक ड्रिल, ताइवान को डराने के लिए की फर्जी ड्रिल। धोखेबाज चीन का ये प्रोपेगेंडा वीडियो झूठ का पुलिंदा है, क्योंकि साउथ चाइना सी में आइलैंड पर उसने J-15 से मॉक ड्रिल किया, नकली टारगेट बनाया और फिर उसे उड़ा दिया। यानी वो खुद हवा में उड़ रहा है और जमीन पर जंग जीतने का नाटक कर रहा है। ड्रैगन का ये पूरा नाटक कल ताइवान के नेशनल डे में ताइवान की ताकत देखने के बाद रचा गया है, जिसमें ताइवान ने न सिर्फ अपनी सामरिक शक्ति का प्रदर्शन किया, बल्कि एलएसी पर ड्रैगन की हरकत को गलत बताया और भारत के साथ खड़े होने का ऐलान कर दिया। ताइवान का यह ऐलान ड्रैगन को इतना चुभ गया कि वो हड़बड़ाहट में उलूल जलूल हरकतें करने लग गया। और जंग के मुहाने पर खड़ी दुनिया को नॉर्थ कोरिया भी आंखें दिखा रहा है। किम जोंग शक्ति प्रदर्शन कर रहा है और चीन खुशी से फूला नहीं समा रहा। जंगी जखीरा देख रहे हैं आप, मौत का मेला देख रहे हैं आप, और अब ऊपर खड़े सन की तानाशाह को देखिए। उत्तर कोरिया के सन की तानाशाह किम जोंग उन ने शक्ति प्रदर्शन किया, सैन्य परेड के जरिए दुनिया को अपना दम दिखाया। कैमरे पर पहली बार ऐसे किम जोंग के लड़ाके दिखे। सैन्य परेड में बम था, बारूद था, बंदूकें थी, टैंक था, मिसाइल थी, मतलब तबाही का सारा सामान था। उत्तर कोरिया ने अपने जंगी जखीरे में से एक मौत के सामान लाकर रख दिए थे। उत्तर कोरिया के सैन्य परेड में S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम का भी जलवा दिखा। इससे पहले 2017 में उत्तर कोरिया ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रदर्शन किया था। हालांकि हथियारों को लेकर हमेशा से उत्तर कोरिया विनाशक प्रदर्शन करता रहता है। जब उसने परमाणु मिसाइल का परीक्षण किया था तब पूरी दुनिया में खलबली मच गई थी। परेड तक तो ठीक था, लेकिन अब इसमें भी चालबाज चीन की एंट्री चिंता बढ़ाने वाली है। जब भी दुनिया को परेशानी में डालने की बात आती है तो चीन पहली लाइन में सबसे आगे खड़ा होता है। नॉर्थ कोरिया में घातक हथियारों की परेड पर चीन ने कहा है कि हथियारों की इस परेड से चीन खुश है। दरअसल चीन उत्तर कोरिया के बहाने साध रहा है अमेरिका पर निशाने, क्योंकि ड्रैगन चाहकर भी अमेरिका का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए उसने उत्तर कोरिया का कंधा चुना है, क्योंकि अमेरिका और उत्तर कोरिया की बनती नहीं। तो यहाँ भी वही थ्योरी लागू होती है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इसलिए चीन उत्तर कोरिया की तारीफ कर रहा है। और 35 दिन के अंदर भारत ने 10 विध्वंसक मिसाइल सरहद पर तैनात कर दिए हैं, ड्रैगन के होश उड़ा दिए। अब देखिए नई तैनाती से जुड़ी खबर। चीन को चौतरफा घेरने के लिए हिंदुस्तान ने ऐसा मजबूत जाल बुना है जिसे चीरकर बाहर निकलने की अब ड्रैगन की औकात नहीं है।
जमीन, समंदर और आसमान में भारत ने ऐसा चक्रव्यूह रचा है कि अब ड्रैगन का बचकर निकलना नामुमकिन हो चुका है। चीन को आसमान में ही उड़ाने के लिए डीआरडीओ ने पिछले 17 दिनों में ऐसी 6 विध्वंसक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है कि ड्रैगन के पसीने छूट रहे हैं। डीआरडीओ ने ड्रैगन की ताबूत पर आखिरी कील ठोकने की तैयारी कर ली है। अब सरहद पर बहुत जल्द निर्भय मिसाइल ड्रैगन की तबाही की नई कहानी लिखेगा। हालांकि सरहद पर इस किलिंग मशीन की तैनाती हो चुकी है, लेकिन अक्टूबर के आखिरी में इसका अंतिम परीक्षण होगा ताकि बेफिक्र होकर इसे सरहद पर तैनात किया जा सके। 23 सितंबर पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण, 24 सितंबर अर्जुन टैंक का परीक्षण हुआ, 30 सितंबर सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस का परीक्षण, 3 अक्टूबर हाइपरसोनिक मिसाइल शौर्य का टेस्ट हुआ, 5 अक्टूबर सुपरसोनिक मिसाइल टारपेडो का परीक्षण, 9 अक्टूबर रुद्रम 1 एंटी रेडिएशन मिसाइल का परीक्षण। अब होगा निर्भय मिसाइल का परीक्षण। तो ये है हिंदुस्तान की तैयारी। सरहद पर दुश्मनों की चीथड़े उड़ाने वाली ज्यादातर मशीनों की तैनाती भी हो गई है, जिससे ड्रैगन कांप रहा है। ये ऐसी मिसाइलें हैं जो सैकड़ों किलोमीटर तक दुश्मन को दौड़ा दौड़ा कर मारेंगी। एलएसी पर चीन को पटखनी देने के लिए डीआरडीओ एक के बाद एक नया इतिहास रच रहा है और वायुसेना की ताकत में रोज इजाफा हो रहा है। भारत की ये सुपर मशीनें जब सरहद पर उड़ान भरेंगी तो चीन भी कांपेगा और पाकिस्तान भी हांफेगा। ये वो किलिंग मशीनें हैं जिससे ड्रैगन को आसमान में मात दी जाएगी। ये सुपर मशीन बताएंगे कि हिंदुस्तान से टकराने का अंजाम बहुत बुरा होता है। और मध्य प्रदेश के कटनी में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के एक जवान ने दूसरे जवान को ही मौत के घाट उतार दिया। फैक्ट्री में छिपे इस जवान को अब ड्रोन के जरिए तलाशा जा रहा है। मध्य प्रदेश के कटनी में ड्रोन से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के उस जवान को तलाशा जा रहा है जिसने अपने ही साथी को गोली मार दी और खुद फैक्ट्री के एक कमरे में छिप गया है। मौके पर दल बल के साथ प्रशासन मौजूद है। आरोपी सकर सिंह को पकड़ने की कोशिश की जा रही है, जिसने जेसीओ अशोक शिकारा को गोली मार दी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। हादसा इवनिंग परेड के दौरान हुआ, जब किसी बात को लेकर दोनों में बहस हो गई और फिर सकर सिंह ने राइफल से गोली दाग दी। अशोक शिकारा, उनको उन्होंने गोली मार दी और गोली मारने वाले का नाम है सकत सिंह। वो गन को लेकर के अभी भी फैक्ट्री के अंदर में कहीं घूम रहे हैं और जो पूरी कार्रवाई है वो अब जो पुलिस प्रशासन है उसके अंदर में है। माधवनगर थाना स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में फायरिंग की घटना होने के बाद से आरोपी ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। बताया जा रहा है कि घटना के बाद भी कमरे के अंदर से गोलियों की आवाज सुनाई दी। घटना कल की है जब दोनों के बीच विवाद हुआ और गोलीबारी की घटना हो गई। हैरानी इस बात की है कि कल से लेकर आज तक आरोपी फैक्ट्री के अंदर छिपा है, लेकिन हथियारों से भरी फैक्ट्री में दाखिल होने से पहले प्रशासन हर तरह की एहतियात बरत रहा है ताकि कोई बड़ी घटना न हो जाए। इसी के तहत प्रशासन ने रणनीति बनाई है और ड्रोन के जरिए पूरे इलाके की तस्वीर कैद कर रहा है ताकि ये समझा जा सके कि आखिर आरोपी कहां पर छिपा है और उसे पकड़ने के लिए किस तरह के कदम उठाने चाहिए। फिलहाल कटनी का पूरा प्रशासनिक अमला फैक्ट्री के बाहर है और आरोपी सकर सिंह को पकड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि पूरी घटना का पर्दाफाश हो सके और ये पता चल सके कि आखिर किन हालात में गोली चली और एक साथ काम करने वाले दो सहयोगी आपस में भिड़ गए, जिसमें से एक की जान चली गई। और यूपी के हाथरस में ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़ा सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 12 नाबालिग लड़कियों की सौदेबाजी करने की तैयारी थी। यूपी के हाथरस में दलित लड़की के साथ दरिंदगी की दास्तां अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि इसी शहर से ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां रात के अंधेरे में सहारा ढूंढती एक नाबालिग लड़की ने बताया कि 12 लड़कियों को सिलाई का काम देने के बहाने बुलाया गया, लेकिन इरादा उन्हें बेचने का था। सभी लड़कियां उस घर से भाग गईं, जहां उन्हें 3 दिन से कैद रखा गया था। यहाँ पे मशीन सीखना, कपड़ा सीखना। अच्छा, फिर क्या कराते थे यहाँ पे? ला के कमरा में बंद कर दिए हम लोग। खिड़की से कितनी लड़कियाँ थी? 12। तो किस जगह कोई पता है आपको? नहीं, हम लोग पहली बार आए हैं। सभी नाबालिग लड़कियां मध्य प्रदेश की हैं, जिन्हें बेचने के इरादे से हाथरस लाया गया था। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या हाथरस में ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट सक्रिय है? मध्य प्रदेश से लाई गई 12 लड़कियां, 12 लड़कियों को कमरे में बंधक बनाकर रखा गया। खिड़की से कूदकर ये 12 लड़कियां भागी। कहां हैं बाकी की 11 लड़कियां? पुलिस के पास अपनी जान बचाकर पहुंची लड़की ने बताया कि 3 दिन भूखा प्यासा रखने के बाद उन्हें शक हो गया कि मामला कुछ और है और लड़कियों को बेचने की तैयारी चल रही थी।
वहाँ से भाग कर क्यों आए फिर? वहाँ से हम लोग को पता चल गया कि यहाँ ला के धान दिए बेच रहा है करके हम लोग सब लड़की वहाँ से कूद के चले गए। अच्छा, कितनी लड़कियाँ थी आपके साथ? 12। काम के नाम पर लाई गई लड़कियों को दरिंदों के हवाले करने का पूरा प्लान था। तो क्या हाथरस में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का धंधा फल फूल रहा है और प्रशासन को इसकी खबर तक नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश और झारखंड के सुदूर इलाकों से काम के नाम पर लड़कियों को लाया जाता है और उनकी जिंदगी जहन्नम बना दी जाती है। करौली में पुजारी की हत्या के बाद अब यूपी के गोंडा में एक पुजारी को गोली मार दी गई। मामला यहां भी जमीन विवाद से जुड़ा है, जिसमें 2 आरोपी पकड़े गए हैं। राजस्थान के करौली में पुजारी की हत्या के बाद मचा बवाल भले शांत हो गया हो, लेकिन देश भर में पुजारियों पर जानलेवा हमले का सिलसिला नहीं थम रहा है। करौली के बाद यूपी के गोंडा में एक पुजारी को गोली मार दी गई। यहाँ भी माफिया की नजर मंदिर के जमीन पर थी। मामला गंभीर था, लिहाजा महंत की सुरक्षा के लिए 2 गार्ड भी लगाए गए थे, लेकिन अपराधियों ने सुरक्षा को धता बताते हुए सोते समय महंत पर हमला कर दिया। राम जानकी मंदिर के महंत सम्राट दास की हालत गंभीर है, उन्हें लखनऊ रेफर किया गया है। लखनऊ KGMU के लिए रेफर कर दिया गया था, जहां की इनकी स्थिति नॉर्मल है। संबंधित प्रकरण में इन्होंने 4 लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास की तहरीर दी, जिसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। साधु सम्राट दास को गोली मारने का आरोप ग्राम प्रधान अमर सिंह सहित 4 लोगों पर लगा है। इसी जमीन को लेकर पिछले साल महंत सीताराम पर हमला किया गया था। गोंडा और करौली की घटना साफ इशारा कर रही है कि अब माफिया की नजर मंदिर की जमीन पर है और विरोध करने वालों की हत्या की जा रही है। राजस्थान के करौली में भी पुजारी को जिंदा जलाया गया। पूरे प्रदेश में कोहराम मचा। परिजनों को 10 लाख की आर्थिक सहायता और दूसरी मदद का भरोसा मिलने के बाद गमगीन माहौल में पुजारी बाबूलाल वैष्णव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। पुजारी बाबूलाल को कैलाश मीणा और उसके साथियों ने पेट्रोल डालकर जला दिया था। गोंडा और करौली की वारदात ने महाराष्ट्र के पालघर के गढ़चिंचले गांव की याद ताजा कर दी है, जहां बीते साल 16 अप्रैल को जूना अखाड़े के 2 साधुओं समेत 3 लोगों की पीट कर हत्या कर दी गई थी। पालघर हत्याकांड में अभी तक किसी को सजा नहीं हो पाई है और मामला कोर्ट में चल रहा है। लेकिन मुद्दा ये है कि माफिया अब मंदिरों की जमीन हड़पना चाहते हैं और इसके लिए वो मंदिर के पुजारियों को निशाना बना रहे हैं। और बिहार के चुनावी बिसात में प्रचार प्रसार का सिलसिला शुरू हो चुका है। बीजेपी सहित दूसरी पार्टियां मैदान में उतर चुकी। बिहार में उम्मीदवारों को टिकट का हथियार पकड़ाने के बाद अब महारथी कुरुक्षेत्र में उतरने वाले हैं। बीजेपी इसकी शुरुआत गया से करने जा रही है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी आज से अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत कर रही है। आज तक तमाम पार्टियां वर्चुअल रैली ही करती आ रही हैं, लेकिन आज से भारतीय जनता पार्टी एक्चुअल रैली की शुरुआत कर रही है, जब भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा बोधगया से अपनी चुनावी रैली का आगाज करेंगे। बीजेपी बिहार में एक्चुअल रैली करेगी, लेकिन JDU अभी वर्चुअल रैली से ही मैदान में बिगुल फूकेगी। जहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से JP नड्डा खुद आज चुनावी रैली का आगाज कर रहे हैं, वहीं JDU की तरफ से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो अपनी पार्टी JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने भी ना सिर्फ अपनी वर्चुअल बल्कि एक्चुअल रैलियों की भी पूरी तैयारी कर ली है। 12 और 13 अक्टूबर को नीतीश कुमार वर्चुअल रैली पार्टी कार्यालय से करेंगे। महागठबंधन ने भी मैदान में दस्तक दे दी है, जहां राहुल गांधी के साथ कन्हैया भी होंगे और तेजस्वी भी हुंकार भरेंगे। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस की तरफ से ना सिर्फ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह चुनाव प्रचार करने आ रहे हैं, बल्कि उनके खेमे से 3 राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बिहार के स्टार प्रचारक होंगे और कांग्रेस ने अपनी पूरी फौज यहां पर उतारने की तैयारी कर ली है। वहीं महागठबंधन की कोशिश ये होगी कि संयुक्त रूप से भी चुनाव प्रचार किया जाए। दोनों खेमे से चुनावी रण क्षेत्र में उतरकर धुआंधार चुनाव प्रचार करने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कैमरामैन कुणाल के साथ रुपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, पटना। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।